एनर्जी, ऊर्जा, ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार करते हैं। लेकिन इस शब्द का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। लेकिन इससे पहले कि हम इस कथन का मतलब समझें, चलिए जल्दी से याद करते हैं कि कार्य यानी वर्क क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान में कार्य किसी वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु के विस्थापन का गुणनफल होता है। इसका मतलब है कि कार्य करने के लिए आपको किसी चीज़ को धक्का देना होगा और उसे गति में लाना होगा। तो फिर पहले वाले कथन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कार्य कर सकती है उसमें ऊर्जा होती है। ठीक, तो अगर आप कार्य कर सकते हैं तो आप में ऊर्जा है, यही यहाँ पर मूल विचार है। तो कोई भी चीज़ जो किसी वस्तु को धक्का देकर उसे चला सके उसमें ऊर्जा होनी ही चाहिए। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यह महिला इस गाड़ी को धक्का दे सकती है और उसे चला सकती है, तो वह उस गाड़ी पर कार्य कर सकती है, इसलिए महिला में ऊर्जा होनी चाहिए। तो सभी सजीव लिविंग चीज़ें कार्य कर सकती हैं, इसलिए उनमें ऊर्जा होती है। लेकिन क्या निर्जीव चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स, उनमें ऊर्जा हो सकती है? चलिए पता करते हैं। तो अगर हम एक क्रिकेट की गेंद लें और उसे स्टंप्स पर फेंकें तो वह स्टंप्स पर कार्य कर सकती है ना? हमारा मतलब है कि गेंद ने स्टंप्स को धक्का दिया तो उनमें गति हुई, इसलिए गेंद में ऊर्जा थी। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हम एक हथौड़ा किसी कील पर गिराएं तो वह उस कील पर कार्य कर सकता है। उसने कील को धक्का दिया और उसे अंदर धकेल दिया, तो हथौड़े में भी ऊर्जा थी। तो इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है? ध्यान दीजिए, स्टंप से टकराने से पहले गेंद चल रही थी, गति कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि एक गति करती हुई गेंद में कार्य करने की क्षमता होती है और इसलिए उसमें ऊर्जा है। उसी तरह यहाँ कील से टकराने से पहले हथौड़ा गति में था, तो चलते हुए हथौड़े में भी कार्य करने की क्षमता है, तो उसमें भी ऊर्जा होनी चाहिए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी गतिशील वस्तु में ऊर्जा होनी चाहिए। वह जितनी तेजी से चलेगी उसमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होगी, है ना? क्योंकि वह ज्यादा कार्य कर सकती है। तो हम इस ऊर्जा को एक नाम दे सकते हैं, हम इसे गतिशील ऊर्जा, मूविंग एनर्जी कह सकते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में हम एक तकनीकी शब्द का उपयोग करते हैं, हम इसे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसके कुछ और उदाहरण क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है हवा। हवा बहती हुई वायु है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। दूसरा हो सकता है पानी की लहरें, उनमें भी गतिज ऊर्जा है क्योंकि उनमें भी गति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास बिना गति के भी ऊर्जा हो सकती है? चलिए इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक स्प्रिंग लेते हैं और उसे दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। अब अगर इसके सामने हम एक कागज़ की बॉल रखें और अपना हाथ हटा लें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये स्प्रिंग उस पेपर बॉल पर कार्य कर सकती है ना? क्योंकि यह उस बॉल को धक्का दे सकती है और उसे चला सकती है। इसका मतलब है कि इस संपीड़ित यानी कंप्रेस स्प्रिंग में कार्य करने की क्षमता है, यानी इसमें ऊर्जा है। ध्यान दीजिए कि स्प्रिंग चल नहीं रही है, फिर भी इसमें ऊर्जा है। इसी तरह अगर आप एक खिंचा हुआ रबर बैंड लें तो उसमें भी ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि वह भी एक पेपर बॉल को दूर तक फेंक सकता है और उस पर कार्य कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उदाहरण के लिए हम इस स्प्रिंग के अंदर की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? हो सकता है आपको पता हो कि अगर हम इसे और ज़्यादा दबाएं और संपीड़ित करें तो इसमें और ज़्यादा ऊर्जा होगी, है ना? क्योंकि अब यह बॉल को और ज़्यादा बल के साथ फेंक सकती है, यानी ज़्यादा कार्य कर सकती है। तो स्प्रिंग को संपीड़ित करने से ऊर्जा बढ़ गई। इसी तरह अगर हम रबर बैंड को और ज़्यादा खींचें तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो यहाँ ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? ऊर्जा इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप वस्तु को कितना दबा रहे हैं या कितना खींच रहे हैं। तो सामान्य तौर पर या व्यापक तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा वस्तु के विन्यास पर, कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। विन्यास का मतलब ये है कि आप उस वस्तु को कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, उसे कितना खींच रहे हैं या कितना दबा रहे हैं। अब इससे पहले कि हम इस ऊर्जा को कोई नाम दें, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो अगर हम एक गेंद लें और उसे कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठाएं और वहां से इसे नीचे गिरा दें,
तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इस गेंद पर कार्य करेगी, है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे खींचेगा जिसकी वजह से ये गेंद चलेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण में खुद ऊर्जा होनी चाहिए। अब इसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि हम ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को देख नहीं सकते, फिर भी उसमें ऊर्जा होनी चाहिए क्योंकि वह कार्य कर सकता है। तो अब फिर से वही सवाल, गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? सोचिए, हम गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम उस गेंद को और ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे और ऊपर उठाएंगे और अब यहाँ से गिराएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल तो वही रहेगा, लेकिन अब गेंद ज़्यादा विस्थापित होगी। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा कार्य करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा बढ़ गई है। तो गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा ऊंचाई पर, हाइट पर निर्भर कर रही है। जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा गुरुत्वीय ऊर्जा। तो व्यापक तौर पर हम कह सकते हैं कि यह ऊंचाई पर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं कि यह इस वस्तु की स्थिति पर, पोजीशन पर निर्भर करती है। तो यहाँ ऊर्जा स्थिति पर निर्भर है। तो अब बताइए, इस ऊर्जा का नाम क्या होना चाहिए? क्या आप सोच सकते हैं कि इन तीनों उदाहरणों में क्या कॉमन है? सोचिए। देखिए, इन सभी मामलों में अगर हम अपना हाथ हटा लें तो वस्तुओं को गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। सोचिए, अगर हम ये स्प्रिंग से हाथ हटाएं तो बॉल शूट होगी, यहाँ भी बॉल शूट होगी, और यहाँ भी अगर हम बॉल को गिराएं तो वह नीचे जाएगी, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऐसा लगता है जैसे इन तीनों मामलों में ऊर्जाएं गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में बदलने का इंतजार कर रही हैं। यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा बनने के लिए संचित है, स्टोर्ड है, और इसलिए हम इन ऊर्जाओं को स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल शब्द मूल रूप से बताता है कि इस ऊर्जा में गतिज ऊर्जा बनने की क्षमता है, पोटेंशियल है, ये बस इंतजार कर रही है। और स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यह वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन पर निर्भर कर सकती है, या यह वस्तु के विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर कर सकती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह यहाँ हम कह सकते हैं कि यह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यह ऊर्जा पदार्थ के प्रत्यास्थ इलास्टिक स्वभाव या इलास्टिक फोर्स के कारण आ रही है। लेकिन ये सब स्थितिज ऊर्जाएं हैं जो गतिज ऊर्जा बनने का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा और अन्य प्रकार की ऊर्जाएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन क्या प्रकाश कार्य करता है? क्या प्रकाश चीज़ों को धक्का देकर चला सकता है? अब आम जिंदगी में हमें शायद ये देखने को ना मिले, लेकिन अगर आपके पास प्रकाश का बहुत शक्तिशाली स्रोत हो तो ऐसा हो सकता है। वास्तव में भविष्य में हम अंतरिक्ष यात्रा के लिए, स्पेस ट्रैवल के लिए इसी का उपयोग करने की सोच रहे हैं। तो विचार ये है कि हम एक स्पेसक्राफ्ट लेंगे और पृथ्वी से एक बहुत ही शक्तिशाली लेज़र उस पर शूट करेंगे, और अगर उस लेज़र में पर्याप्त ऊर्जा हुई तो वह लेज़र उस स्पेसक्राफ्ट को धक्का देना शुरू कर देगी और उस स्पेसक्राफ्ट को त्वरित करेगी, एक्सेलरेट करेगी और उसे गति करा सकेगी। तो इसका मतलब है कि हाँ, प्रकाश में ऊर्जा है और वह चीज़ों को धक्का देकर उन्हें गति करा सकता है, यानी प्रकाश कार्य कर सकता है। इसके अलावा ऊर्जा के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी आदि। आप इनके बारे में आगे और पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ये और कुछ नहीं बल्कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा से ही मिलकर बनी है। इसलिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में आपने डार्क एनर्जी के बारे में भी सुना होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी कोई ज़्यादा नहीं जानता, किसी ने इसे देखा नहीं है और हमें ये भी नहीं पता है कि ये होती भी है या नहीं। ये थोड़ी रहस्यमयी है, लेकिन लोग मानते हैं कि इसी के कारण हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो ऐसा कुछ होना ज़रूर चाहिए। तो ये पढ़ने के लिए एक मज़ेदार विषय ज़रूर है, लेकिन हमें आज की तारीख में इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करने से पहले जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या सीखा।
तो कोई भी चीज़ जो कार्य कर सकती है उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, और ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा गति यानी मोशन के कारण होती है, गति कर रही वस्तुओं में होती है। जो चीज़ गति कर रही है वह कार्य कर सकती है, और वह जितनी तेज चलेगी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा बनने का इंतज़ार कर रही है। ये इसे समझने का एक तरीका हो सकता है। और यह किस पर निर्भर करती है? यह स्थिति या विन्यास पर निर्भर करती है। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है, स्थिति पर निर्भर करती है। कम ऊंचाई के लिए यह कम कार्य करती है, इसलिए कम स्थितिज ऊर्जा, और अधिक ऊंचाई के लिए यह ज़्यादा कार्य करती है, इसलिए अधिक स्थितिज ऊर्जा। इसके साथ साथ स्थितिज ऊर्जा विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर कर सकती है, जैसे स्प्रिंग या रबर बैंड के लिए। जैसे जब आप स्प्रिंग को कम संपीडित करते हैं तो कम स्थितिज ऊर्जा, और अधिक संपीडित करते हैं तो अधिक स्थितिज ऊर्जा।